नमस्कार भी सभी को राम राम नमस्कार। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। एक बार जुड़ जाइए जितने भी हो पेड कोर्स वाले। हाँ, पवन, राजवीर, मौत के करीब, ममता, रोहित, विजेंदर, राजवीर हो गया और सभी को राम राम व नमस्ते है। एक बार जुड़िए। आज की क्लास रहेगी अपनी हरियाणा के इतिहास के संबंधित। हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे इस क्लास में हम। हरियाणा का इतिहास तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इससे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रहे। आपको एक एक पॉइंट नोट करना है और साथ साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। हाँ भाई, पी के मोर राम राम। एक बार आप शेयर तो किसी को करना ही नहीं है क्लास को, क्योंकि क्लास केवल क्या है, पेड कोर्स वालों के लिए है। सौम्य अलाम्बा राम राम भाई। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं काम की। सीधी क्लास ही शुरू कर लेते हैं। देखो, हरियाणा हरियाणा शब्द की हम स्टार्टिंग में बात करें तो हरियाणा शब्द का मतलब क्या है। हरि हरि मतलब भगवान। भगवान की बात हो रही है, यानी हरि का मतलब हम ले सकते हैं विष्णु से। किससे ले सकते हैं? विष्णु से। अच्छा, विष्णु से हो गया, यानी विष्णु भगवान का। याना का मतलब क्या होता है? आना। मतलब क्या होता है इसका? आना, यानी भगवान विष्णु का आना। इस तरह से हरियाणा का अर्थ मिलता है। अच्छा, हरियाणा को बात करें हम, हरा भरा हरियाणा या हरा भरा क्षेत्र भी कह सकते हैं। हरियाली के कारण हरा भरा भी कहते हैं। एक बात ये हो गया। दूध दही का खाना आपको पता ही है हरियाणा के बारे में, इस तथ्य का भी। ठीक है, तो ये चीजें हरियाणा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर आ जाए कि वर्मा की, भगवान वर्मा की उत्तर देवी। ठीक है, यानी वर्मा की उत्तर देवी, हरियाणा को इस नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन में मिलेगा आपको। हरियाणा का अर्थ है भगवान विष्णु का आना। ठीक है। अच्छा, हरियाली, ये भी ठीक है। और ब्रह्मा का उत्तर देवी, ये भी ठीक है। यानी हरियाणा के जब बारे में आपसे पूछा जाए तो लगभग दोनों तीन ऑप्शन मिलेंगे और एक मिलेगा उपरोक्त सभी। वो आपके लिए राइट आंसर रहेगा। इस तरह से ये चीज याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है या हरियाणा को किस किस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो एक आप याद रखना हरियाणा के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद में, किसमें पूछा जाता है? ऋग्वेद में पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे? ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? रजो हरियाणा। रजे हरियाणा बोल सकते हैं हम, रजे हरियाणा। ये शब्द का मतलब उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। रजे हरियाणा या रजो हरियाणा, याद रखना। ऋग्वेद में क्या नाम है? रजे हरियाणा। महाभारत, महाभारत की बात करूं तो महाभारत में किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्यक। किस नाम से? बहुत बहुधान्यक। तो बहुधान्यक कहा जाता था किसमें? ये कहा जाता था महाभारत में। तो महाभारत का तथ्य ध्यान में रहे। अगर मैं बात कर लूं कि अपने बात करें इसके अलावा, हर्षवर्धन था, उसका दरबारी कवि था बाण भट्ट। और बाण भट्ट की जो हर्षचरित्र नामक पुस्तक है, कौन सी? हर्षचरित्र। आपको मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। बाण भट्ट की बुक है ये। किसकी है? बाण भट्ट की। तो ये लो, बाण भट्ट। इसकी बुक में हरियाणा को मिलता है उल्लेख अपने श्रीकंठ जनपद का। किसका वर्णन मिलता है? श्रीकंठ जनपद। तो ये आपको याद करना है, श्रीकंठ जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? हर चरित्र में मिलता है। नोट करना बिल्कुल भी। हाँ, राजे हरियाणा या रजे हरियाणा, मौत के करीब, हवाई जहाज। हवाई जहाज ने मैसेज डिलीट कर दिया। तो भाई इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट नीचे वाले दिख नहीं रहे, जल्दी से एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाली हम क्लास कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यहां से रब कर देता हूं। अब एक चीज याद रखना, एक व्यक्ति था पुष्य दंत। उसने किताब लिखी थी महापुराण। इसमें मिलता है हरियाणा का, हरियाणा शब्द ही उल्लेख मिलता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि हरियाणा का उल्लेख हरियाणा नाम से कहां से मिलता है, तो कहां से मिलता है? महापुराण से। और ये किसकी रचना है? ये पुष्य दंत की रचना है। ठीक है भाई, महापुराण में हरियाणा शब्द मिलता है।
पुष्य दंत की है। अच्छा, महाभारत में बहुत दाने, बहुत ज्यादा धन, उपजाऊ भूमि होने के कारण हर चरित्र में श्रीकंठ जनपद। अच्छा, इनको याद करवाता हूँ, जैसे देखो कंफ्यूजिंग होती है। ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब ये सबसे पुराना वेद है, भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद पुराना है, और हम बात करें पुराने जमाने में अपने दादा परदादा की, तो वो खाना खाते थे, कैसे खाते थे? रज कर खाना खाते थे। कहते हैं ना, खाना खा लो रज कर। रज कर मतलब अपने जितनी भूख है उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो रज कर खाना खाते थे, ऋग्वेद कर लेना। अच्छा, महाभारत में बहुधान्यक, यानी महाभारत में बहुत सारे लोग धन के कारण मारे गए। बहुत सारे लोग कैसे मारे गए? धन के चक्कर में मारे गए, क्योंकि धन का ही तो चक्कर था ना राज करने का हस्तिनापुर पे। तो बहुत धन, बहुत सारे लोग धन के कारण महाभारत में मारे गए। हर्ष, हर्ष है ना, हर्ष, हर्ष ने बात करे, बाण मारा था, वो कहाँ मारा था? कंठ पे मारा था। हर्ष ने बाण कहाँ मारा था? हर्ष ने कंठ पे बाण मारा था। बाण आ गया, हर्ष ने मारा, कहाँ मारा? कंठ पे मारा। ये भी ठीक है, इतना भी कर लेंगे, चलो ठीक है। पुष्य दंत महापुराण, ठीक है, महापुराण, यानी जब आदमी का, आपने आपने सुना होगा महापरिनिर्माण, ठीक है, महापरिनिर्माण मतलब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो बोलते हैं ना, तो मृत्यु पे बोलते हैं, मौत मरने के बाद इंसान के पता है हड्डी बचती है और दांत बचते हैं। क्या बचते हैं? हड्डी बचती है और दांत बचते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। और हरियाणा याद कर लेना, हरियाणा साथ में यहाँ पूरा वर्णन मिलता है। तो महापुराण किसकी है? उससे दंत की। महापुराण आए तो महापरिनिर्माण याद आना चाहिए। महापरिनिर्माण याद आ गया तो महात्मा बुद्ध की अंतिम जो बात करें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो याद आ गया। और मरने के बाद, मोक्ष की प्राप्ति के बाद इंसान को जब जलाया जाता है तो क्या बचता है? दांत ही बचता है। तो इस तरह से पुष्य दंत याद रहे। हरियाणा का पूरा यहाँ पे हरियाणा शब्द ही उल्लेख मिलता है। ये चीजें अपने को छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी को भाई? जितने लाइव चल रहे हो, 10 8 चल रहे हो, ठीक है, अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लेना। और जो बाद में क्लास देखेंगे तो भाई इसको आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। आपको अब हरियाणा जी के है जितना भी है वो कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये क्लास काफी लंबी कर लेंगे हम, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे, बाद बाकी वाले पेड कोर्स वाले बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी को शेयर नहीं करना है, इतनी बात ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं हरियाणा के बारे में और आगे, कि हरियाणा भारत में कौन सी दिशा में है, ये यानी भूगोल की बात करूं थोड़ी सी मैं, तो हरियाणा याद रखना, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो हरियाणा कहाँ है? हरियाणा रहेगा उत्तर पश्चिम में। कहाँ रहेगा हरियाणा भाई? हरियाणा रहेगा उत्तर पश्चिम में। इतनी चीज याद हो गई। हरियाणा के बारे में हम बात करें और उल्लेख करें बात, हरियाणा के बारे में ध्यान में रखना कि जो हरियाणा के इतिहास की बात करें, मैं चलता हूँ 1757-58 में। 1757-58 में हरियाणा पे किसका कब्जा हो गया था? मराठों का कब्जा हो गया था। मराठों का कब्जा हो गया था। कब? 1757-58 में। अच्छा, 1803 में, 1803 में अर्जन सर्जन गांव की संधि हुई थी, या सरजी अर्जन गांव की बोल सकते हैं, सरजी अर्जन अर्जन गांव की संधि। तो सरजी अर्जन गांव की जो संधि थी ये नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुई थी? 1803 में हुई थी सरजी अर्जन गांव की संधि। इसके तहत मराठों ने क्या किया था? हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था। किन्हें सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये चीज याद कर लोगे कि कौन सी संधि हुई थी? सरजी अर्जन गांव की संधि, और 1803 में हुई। और इसमें क्या किया? मराठों के कब्जे में था पहले हरियाणा, ये अंग्रेजों को सौंप दिया गया। तब जाके क्या हुआ था? हरियाणा में विद्रोह हुआ था। उसके बाद क्या होता है भाई दोस्तों? विद्रोह होता है। तो ये विद्रोह वाली बात ध्यान में रखना। उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह। विद्रोह तो होगा ही होगा, क्योंकि जो राजाओं की रियासत थी वो किनके कब्जे में जा रही थी? अंग्रेजों के कब्जे में जा रही थी। तो इस तरह से यहाँ विद्रोह होता है, ये चीज नोट करनी है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है 1858 वाली बात। 1858 में मैं बात कर लू ना, तो हरियाणा को है ना, हरियाणा को किसका हिस्सा बना दिया गया था? पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था। तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना? 1858 में बना। और इससे पहले 1 साल पहले क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो यहाँ बन गया। उससे पहले किसका हिस्सा था हरियाणा? तो उससे पहले हरियाणा है वो दिल्ली का हिस्सा था। ये ऑप्शन में ना मिले दिल्ली,
तो यूपी करेंगे, ठीक है। दोनों मिले तो दिल्ली ही टिक करना है। हरियाणा 1800 अपनी बात करें पंजाब से पहले 1858 से पहले पंजाब में मिलने से पहले किसका हिस्सा होता था? दिल्ली का। कुछ एक भाग किसका था? यूपी का, जो अकबर ने मिलाया था। उस समय मतलब उससे पहले की बात करूं तो उस समय जब यहाँ अलग हुआ तो उस समय किसका भाग था? दिल्ली का भाग था। जब हरियाणा अलग होगा मतलब पंजाब में मिला था तब की। और हरियाणा आपको आगे पता ही है 1 नवंबर 1966 को अपने नए राज्य के रूप में आया था, नया राज्य बना। हरियाणा कौन सा राज्य बना? जल्दी से कमेंट करना। यूपी का था, पंजाब का था? भाई दोस्तों बता रहा हूं ना, पहले पुराने समय में बात करें ना, जब अकबर के समय की बात करूं मैं, 1570 के समय की बात करूं, तब तो हरियाणा यूपी का हिस्सा था। आप भी सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो मैंने लिखा है। उसके बाद ये हरियाणा किसका हिस्सा हो गया था? दिल्ली का हिस्सा बना था। और जब 1858 पे चले ना हम, तो 1858 में हरियाणा दिल्ली से निकाल के पंजाब में। आप एक बात याद करो कि 1955 में हम बात करें मुस्लिम लीग की बैठक हुई और उसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था। क्या नाम था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसने रिपीट की थी यहाँ बात कि हरियाणा को है ना पंजाब से निकाल कर पुनः दिल्ली में मिला दो। कहाँ मिला दो? पुनः। पुनः का मतलब आपको ध्यान होता है ना, दोबारा, ठीक है। पुनः दिल्ली में मिला दो, ये बात तो पड़ी है। तो बताइए फिर मैं कौन सा झूठ बोला? 1925 की बात तो है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इनमें कंफ्यूजिंग होती है तो आपको 1% भी कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। हरियाणा सबसे पहले यूपी का भाग था, बाद में दिल्ली का था, जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। इस तरह याद करना। आपको कई बुकों में डायरेक्ट यूपी मिलेगा, एचएसएससी ने भी यूपी माना है, लेकिन ऑप्शन में दिल्ली नहीं था। दिल्ली आई तो पहले दिल्ली पे ही टिक करना है, ठीक है। कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा जब बना था, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? 18वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। इसकी कहानी हम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा के स्टार्टिंग से हम जो आक्रमण वगैरह है वहां पे चलते हैं। ये तो थी बेसिक जानकारी हरियाणा के बारे में जो अपने को होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी लाइव हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कर दूं ना रफ अभी? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं हरियाणा पे बात करूं तो पहले हम हर्षवर्धन वर्धनवंश कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब वर्धनवंश को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये अपनी इतिहास की, हरियाणा के इतिहास की दूसरी क्लास है। जिसने वर्धनवंश नहीं देखा तो भाई पेड कोर्स वालों वर्धनवंश जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम आगे वर्धनवंश के बाद जब हम चले, आगे की मैं बात करूं, मोहम्मद गजनवी आपने नाम सुना है? मोहम्मद, हरियाणा का बता रहा हूं भाई आपको, गजनवी। गजनवी, इसने हरियाणा पर 2 आक्रमण किए थे, 1009 और 1014 ईस्वी में। 1009 और 1014 ईस्वी में, ठीक है। कितने आक्रमण किए? 2। ये वाला इंपोर्टेंट है। कहाँ हुए थे आक्रमण? थानेश्वर पर। आक्रमण कहाँ हुए थे दोस्तों? थानेश्वर पर ये आक्रमण हुए थे। इतनी चीज याद कर लोगे, कहाँ हुए थे? थानेश्वर पे। उस समय जब गजनवी ने आक्रमण किया था, कहाँ पे? थानेश्वर पे। तो यहाँ पे जयपाल नाम का, जयपाल नाम का राजा था। कौन सा राजा था? जयपाल नाम का राजा था। एग्जाम में पूछा जाए गजनवी ने जब आक्रमण किया तब राजा कौन थे? तो राजा कौन थे दोस्तों? जयपाल नाम के व्यक्ति क्या थे? उस समय राजा थे जब गजनवी ने आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये जयपाल वाला, ठीक है। और 1009 और 1014 में। अच्छा, गजनवी की ध्यान है, गजनवी ने बताइए कौन सी मूर्ति तोड़ दी थी थानेश्वर में? जल्दी से आंसर दीजिए कि गजनवी ने कौन सी वो मूर्ति तोड़ दी थी, ठीक है, जो कि आपने कहा थी थानेश्वर में। थानेश्वर में मंदिर भी लूटा था, हाँ मूर्ति तोड़ी थी, तो तभी तो बता रहा हूं ना। बताइए वो मूर्ति कौन सी तोड़ी थी? राजवीर 715 सांगवान, चक्कर स्वामी, बिल्कुल हवाई जहाज। और विनोद, विनोद का भी राइट आंसर है। क्या रहेगा? चक्कर स्वामी। तो ध्यान में रहे, चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी थी। जो चक्कर स्वामी की मूर्ति थी वो किसने तोड़ी थी? वो तोड़ी थी मोहम्मद गजनवी ने
हरियाणा के अंदर। तो गजनवी से संबंधित जुड़े हरियाणा में ये इंपॉर्टेंट तथ्य 1009 और 1014 में 2 बार आक्रमण, थानेश्वर पर लूट मचाई, यहाँ पे चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ के, और साथ में बात करें यहाँ उस समय राजा था कौन है, जयपाल। ये चीज समझ में आई। यहाँ से प्रश्न पुट होगा, गलत नहीं होगा ना, बिल्कुल। गलत होगा तो आपका नुकसान है, हमें मत कहना कि हम आपने ये करवाया नहीं। तो ध्यान में रहे, इस बार बात करें, हर बार ही इतिहास से संबंधित 2-3 प्रश्न आ जाते हैं हरियाणा जीके के अंदर, तो नोट करना ये चीज। वैसे भी इंडिया जीके लेवल के प्रश्न है और हरियाणा जीके में है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सीढ़ियों पर लगवा दिया था, ठीक है, जो भी है। चलो उसके बाद आगे चले। गजनवी का पौत्र था एक, जिसका नाम था मसूद या मसूद। क्या नाम था, मसूद। किसका पौत्र था, गजनवी का। गजनवी का ये पौत्र था, याद कर लोगे। गजनवी के पौत्र का नाम क्या था, गजनवी के पौत्र का नाम था मसूद। मसूद ने हांसी पे अटैक किया था। कहाँ अटैक किया था, हांसी पर अटैक किया था। और बात करें, हांसी को अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध हुआ था 1037 ईस्वी में। कब हुआ था युद्ध, 1037 ईस्वी में। यहाँ के हांसी के स्थानीय राजाओं के साथ ये युद्ध हुआ। तो याद कर लोगे, हांसी का युद्ध 1037 में हुआ। किस किस के बीच, हांसी के स्थानीय राजा और मसूद के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जीता कौन था, मसूद इस युद्ध में जीता था। हाँ, 1037 में हांसी, बिल्कुल सही है पीके मोर। तो ये मसूद वाला 1037 वाला युद्ध आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गजनवी और उसका पुत्र मसूद है, दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इनमें से एक भी पर्सन अगर एग्जाम में आया तो आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, कुमारपाल, बिल्कुल। यहाँ हम बोल सकते हैं हांसी का राजा कौन था, कुमारपाल। सही बोला, कुमारपाल। तो ध्यान में रहे, राजा कौन था, कुमारपाल था। तो ये चीज नोट करना, कुमारपाल इस समय राजा था हांसी का, जब मसूद ने अटैक किया। मेन राजा यही था। और 1037 की ये बात है। और मसूद पुत्र किसका पुत्र था, गजनवी का पुत्र था। गजनवी ने 2 आक्रमण किए, 1009 और 1014 में, और चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी। साथ में बात करें, अपने थानेश्वर को लूटा था इसने। ये चीजें गजनवी की इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है भाई। हाँ हाँ राजवीर, ठीक चल रहे हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम कर दूं अपना। आगे देखिए, एक व्यक्ति आता है, मैं बात कर लूं आगे, 1000 अपने समथिंग समथिंग 1156 की बात है, 1156 की, ठीक है। व्यक्ति का नाम क्या है, विग्रहराज। विग्रहराज। और ये विग्रहराज कौन सा था, फोर्थ था। विग्रहराज फोर्थ ने क्या किया, 1056 में दिल्ली को लूटा, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और साथ में अपने हरियाणा के हांसी पे कब्जा कर लिया। कहाँ पे, हरियाणा के हांसी पे। तो ध्यान में रहे, हांसी और दिल्ली पे मतलब आक्रमण विग्रहराज ने, चतुर्थ ने कब किया, 1156 में किया। कब किया था, हाँ सर तुसी ग्रेट हो। ग्रेट भी मैं नहीं हूँ, ग्रेट आप हो जो मेरे को देख रहे हो, ठीक है। हाँ, तो याद कर लोगे ये चीजें, ठीक है। 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने आक्रमण किया दिल्ली और हांसी पे, और बात करें दोनों पे कब्जा कर लिया था। बात कब की है, 1156 की है। आगे चले, इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया। आगे देखिए, अगले तथ्य पे मैं बात करूं, मोटे मोटे तौर पे आपको हरियाणा का इतिहास इस दूसरी क्लास में सारा कवर हो जाएगा। मोटे मोटे का गहराई में भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 क्लासों में हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर देंगे, बड़ी बड़ी क्लासें करके। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर ले आगे पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा में, इसके इतिहास के बारे में, भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान है, इसने 1191 और 1192 में 2 लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ, गौरी के साथ। दोनों मोहम्मद गौरी के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। पहले में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरे में कौन जीता, गौरी। पहले में गौरी क्या हो गया था, हार गया था। दूसरे में गौरी जीता था। इतनी बात तो ये अपने को याद करनी है, पृथ्वीराज
चौहान वाली, ठीक है। अच्छा, आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में 2 दुर्ग बनाए थे, क्या बनाए थे? दुर्ग बनाए थे। एक को बोलते हैं हांसी का दुर्ग, हांसी का दुर्ग एग्जाम में आए, हांसी का दुर्ग किसने बनाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने। अगर आपसे पूछा जाए गोहाना, गोहाना का किला, गोहाना का किला या गोहाना का दुर्ग किसने बनाया? तो भी आंसर क्या देना है आपको? आंसर रहेगा क्या भाई इसका? पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। गोहाना का किला और कौन सा? हांसी का किला किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान। बताइए पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? जल्दी से आंसर बताइए, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? हाँ, जयचंद के कारण हार हुई थी। बिल्कुल, जयचंद कोई और नहीं था, जयचंद इनके घर का ही था, ठीक है। और आजकल हर घर में जयचंद है, ठीक है। जयचंद एक धोखेबाज व्यक्ति था, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो शाम में बिल्कुल राइट जा रहे हो। हवाई जहाज, ममता, रवीर और साहिल, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा? तो शाम कहाँ पड़ता है भाई? तो शाम, तो शाम पड़ता है, ध्यान में रहे दोस्तों, तो शाम भिवानी में है, ठीक है। भिवानी में तो शाम के अंदर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है। क्या है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है। याद हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कौन सी है? अपने बात करें तो शाम वाली है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद करना है, बिल्कुल। तो शाम भिवानी में। सर ये कौन सा है? कौन कौन से का नंबर चौहान था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ठीक है। कौन सा था ये? पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था दोस्तों ये, ठीक है। यही पूछ रहे हो ना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इतनी बात यहाँ हो गई पृथ्वीराज चौहान की। जो अपनी बात करूं ना मैं, पृथ्वीराज चौहान जो झांसी का दुर्ग है, इस झांसी के दुर्ग को, झांसी के किले को जब व्यक्ति आता है, एक जॉर्ज थॉमस, कौन सा व्यक्ति आता है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज जॉर्ज थॉमस था ना, इसने अपने बात करें राजधानी किसे बनाया था? राजधानी, तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी झांसी को, ठीक है। झांसी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी झांसी को राजधानी? जॉर्ज थॉमस ने। और ये जॉर्ज थॉमस की कहानी बता देता हूं आपको। जॉर्ज थॉमस है ना, बात करें इसने अपने 1798 में, 1798 ईस्वी में जींद पर कब्जा किया था। कहां पर कब्जा किया था? जींद पर। और जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में हो गई थी। कब हुई थी? 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज थॉमस ने, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने मेवात को, बात करें हम मेवात को, याद रखना। जॉर्ज थॉमस ने मेवात की बात करूं, मैं नू की बात करूं, कल वाली क्लास भी आपने देखी होगी, ठीक है। अपने इसमें बात करें 1792 की, कब की बात है? 1792 की। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? नू को अपने मराठों को सौंप दिया था। किन को सौंप दिया था? मराठों को सौंप दिया था दोस्तों। किसने सौंपा मराठों को? जॉर्ज थॉमस ने। कब की बात है? 1792 की। किसको सौंप दिया था? नू को सौंप दिया था, ठीक है। जॉर्ज थॉमस की बात करें, जॉर्ज थॉमस ने अपने जो रहेगा झज्जर, झज्जर पे भी अटैक किया था। कहाँ अटैक किया था? झज्जर पे भी अटैक किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस की एक प्रेमिका थी, ठीक है, एक रानी थी, जो कहाँ की थी? झज्जर की। उसके साथ मतलब उसकी मतलब अच्छे संबंध थे। जब बाद में शादी की बात आई, तो उस रानी ने क्या किया? अपनी गोद ली हुई बेटी, किसकी गोद ली हुई बेटी की शादी किससे कर दी? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस हो गया नाराज, और उसने बाद में अटैक कर लिया, मतलब अटैक कर दिया किसके ऊपर? झज्जर पे अटैक कर दिया। यानी उस रानी ने किसी और से शादी कर ली थी। ये कहानी हुई थी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, क्या नाम था? समरू बेगम, ग्रामीण बालक, बिल्कुल। जॉर्ज थॉमस किससे प्यार करता था? समरू बेगम से प्यार करता था, समरू बेगम। तो ये लो आपकी समरू बेगम, ठीक है। आपकी तो नहीं है, जॉर्ज थॉमस की थी, ठीक है। जॉर्ज थॉमस की कौन थी? समरू बेगम थी। तो समरू बेगम ने और किसी से शादी कर ली, इसीलिए यही कारण रहा झज्जर पे अटैक का। कहते हैं कि अगर ये समरू, बात करें, जॉर्ज थॉमस से शादी कर लेती, तो कभी अंग्रेजों की हिम्मत भी नहीं पड़ती यहाँ झज्जर पे अटैक करने की। यही कारण रहा था। तो ये पूरी चीजें आपको याद करनी है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और पृथ्वीराज चौहान, अपने उससे पहले हम गजनवी पढ़ा, गजनवी का बेटा मसूद पढ़ा था, या मसूद पढ़ा। 1191-92 में 2 लड़ाइयां हुई थी। हांसी का दुर्ग किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का दुर्ग किसने बनाया?
पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। और झांसी को राजधानी बनाया वो जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने 1798 में जींद पे कब्जा कर लिया था और ये आयरलैंड का निवासी था। और आगे बात करें समरू से, इसके मतलब अच्छे संबंध थे। 1802 में इसकी मृत्यु हो गई थी जॉर्ज थॉमस की। और जॉर्ज थॉमस ने नू पे अटैक किया था। कब किया था? 1192 में किया था। और मतलब 1192 में मराठों को सौंप दिया गया था नू, ठीक है। किसको सौंप दिया गया था दोस्तों? मराठों को सौंपा था। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना पूरी कहानी। आयरलैंड का था, पहले कोलकाता में आया था और क्या लिखा है, बेरोजगारी से तंग होकर यहाँ गया था। तो हवाई जहाज बेरोजगारी से तंग होकर आया था। और लगभग सभी भारत में आए हैं ना। अंग्रेज भारत में पता है क्या करने आए थे? कोई कब्जा करने थोड़ी आए थे। अब आप ये बता रहे हो कि बेरोजगारी के, मान लो ये आया था। तैमूरलंग कौन सा यहाँ राजा बनने आया था? तैमूरलंग कैसे आया था? आपको पहले अंग्रेजों की बात आता हूँ। अंग्रेज जो भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना, बस इसी उद्देश्य थे। वास्को डिगामा भारत क्यों आया? वास्को डिगामा भारत से गरम मसाला लेने के लिए आया था, क्योंकि वो जिस साइड में था वहां पे मांस वगैरह खाते थे, गरम मसाले की जरूरत थी, तो वो भारत आया, इसलिए भारत की खोज हो गई। अच्छा, अपनी बात इसके बाद बात करें, अंग्रेज आए, वो भी किस लिए आए? जो कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इस व्यापार के उद्देश्य से आई। व्यापार को, अच्छा व्यापार उनका फलने लगा तो अंग्रेज आ गए यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से आई थी परमिशन लेकर। उसके बाद में 1600 ईस्वी में उनको परमिशन मिली थी। 1608 में अंग्रेजों ने यहाँ पे आके फैक्ट्री खोल ली, ठीक है। यानी फैक्ट्री खोलने का मतलब व्यापारी थे तो थे ना। अच्छा, तैमूरलंग आया था हरियाणा में और भारत में 1398 में, आपको ध्यान हो, ठीक है। 1398 में कौन आया था? तैमूरलंग आया था। ये लो, तैमूरलंग। तैमूरलंग तैमूरलंग भी हरियाणा में कैसे आया था या भारत में कैसे आया था? तो ये भी बात करें अपने व्यापार या लूटपाट के लिए आया था। क्योंकि तैमूरलंग है ना, वो बात करें पहले भेड़ बकरी चराता था वहां पे कहते हैं। और भेड़ बकरी चराने के कारण इसे, ये लंगड़ा होने के कारण इसे क्या कहने लग गए? लंग कहने लग गए। तो तैमूर के आगे जो लंग लगता है ना, वो लंगड़े होने के कारण ही लगता है। और ये क्या था? एक लुटेरा था। कौन था? अभी एक लुटेरा था। इसने कब आक्रमण किया था? 1798 में। तैमूरलंग कब आया था? 1700। तैमूर तेरा तेरा तैमूर तेरा तैमूर तेरा तैमूर तेरा तैमूर तेरा तैमूर, याद हो जाएगा, ठीक है। और बात कब की है? 98 की। और भारत की खोज कब हुई? बताइए, भारत की खोज कब हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए। काली मिर्च, ठीक है, 1792, यह भी बात पढ़ ली हमने। गुड आफ्टरनून भाई हरविंदर सिंह। बताइए जल्दी से एक बार कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब की थी? नहीं पता? अभी तक एक का भी कमेंट नहीं आया। इतना आसान प्रश्न का इतना टाइम लगेगा क्या? 1498। क्या आएगा दोस्तों? 1498। और इससे 100 साल पहले जाए तो क्या आएगा? तैमूरलंग, ठीक है। 100 साल पहले जाए तो क्या आएगा? तैमूरलंग। और 100 साल बाद में आ जाए तो क्या आएगा? भारत की खोज, वास्को डिगामा भारत में आया। अच्छा, इससे पहले मैं बात कर लू ना 1492 की, आपको ध्यान हो, ठीक है। 1492 में ये जो वास्को डिगामा था, इसने भारत आना खोजना था, लेकिन ये कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। और अमेरिका में सबसे पहले जो लोग देखे उन्हें क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। इसे पता था इंडियन इंडियन कोई देश है, इंडिया कोई देश है, वहां जाना है। तो इसने जैसे ही 1492 में ये अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने लोगों को देखा और लोगों को देखते ही कहा ये तो रेड इंडियन है, ठीक है। तो रेड इंडियन का संबंध क्या है? रेड इंडियन का संबंध 1492 में वास्को डिगामा और वहां के रहने वाले लोग थे अमेरिका के, उनको कहा था। तो ये चीज हो जाएगी ना। कमेंट आने में टाइम लगता है मौत के करीब भाई। डिलीट भी कर गया बहुत जल्दी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट भी आपको बस सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर दूं रफ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी जानते हैं। इसके बाद मैं आगे चलूं रजिया बेगम की। बताइए रजिया बेगम ने कब से कब तक राज किया था? रजिया बेगम जो इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम का योगदान भी हरियाणा में खास है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बलबन, ठीक है। तो रजिया बेगम और बलबन से जितने प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लेना एक एक को। देखो, नंबर 1 में बात करूं रजिया बेगम की। रजिया बेगम रजिया बेगम की बात करें 1236 से लेकर
1240 तक इन्होंने राज किया था। लगभग कितने साल? 4 साल। बिल्कुल, सबसे पहले आंसर आया साहिल राहुल का, ठीक है। 1236 से 1240 तक रजिया बेगम ने आक्रमण किया। इसने अल्तुनिया नामक व्यक्ति से, अल्तुनिया अल्तुनिया नामक बठिंडा का सूबेदार था, अल्तुनिया नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी? अल्तुनिया नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी। किसने शादी की थी भाई? रजिया बेगम ने की थी। ये बठिंडा का सूबेदार था। बिल्कुल। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसके भाई बहराम खां ने, ठीक है, क्या नाम था? बहराम खां या बहराम खां, यहां लिख देता हूं बहराम खां। बहराम खां ने इसकी मृत्यु यानी इनको मार दिया था, रजिया बेगम को, क्योंकि उसे लगा था कि ये रजिया बेगम और अल्तुनिया है ना, ये बठिंडा से चले हैं और दिल्ली में आएंगे, कल को इनकी संतान होगी और इनके बेटे क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो तेरे बेटे राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए अपनी बहन को और अल्तुनिया को, दोनों को मार दिया था। कहाँ पे? कैथल में। ये दोनों बेचारे आराम से पिकनिक बनाते हुए आ रहे थे कि बठिंडा से चले थे, नई नई शादी हुई थी कि दिल्ली जाना है। कहाँ पहुंचे थे? कैथल ही पहुंचे थे। और बात थी 13 अक्टूबर की। कब की? 13 अक्टूबर 1240 की। यहाँ की बात है। और यहाँ आते ही बहराम का तैयार बैठा था, उसने इसको मतलब मार दिया। तो अगर आए कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है, रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है, तो रजिया बेगम का मकबरा कहाँ रहेगा दोस्तों? कैथल में रहेगा। कहाँ रहेगा? कैथल में रहेगा। बिल्कुल। कमाल है लव स्टोरी भी रजिया की। हाँ, पहली बार सुनी है क्या विनोद? ठीक है। इसकी स्टोरी और रोमांचक आपको बताऊं मैं। इसकी कहानी रियलिटी क्या है कि रजिया बेगम थी ना, वो अल्तुनिया के पास गई थी, ठीक है। अल्तुनिया से प्यार करती थी। अल्तुनिया है ना, बात करे और रजिया बेगम से ना इसका एक घुड़सवार था, ठीक है। कौन था? घुड़सवार या घुड़वार जिसे हम बोले, यानी घुड़वार बोल सकते हैं, घोड़े पे चढ़ाने वाला, ठीक है, एक व्यक्ति था। वो इसको घोड़े पे चढ़ाता था रजिया बेगम को पकड़कर, ठीक है। तो उसको जो घोड़े पे चढ़ाने वाला था ना, उसको क्या हो गया था? रजिया बेगम से प्यार हो गया। रजिया बेगम से वो प्यार करता था। इधर रजिया बेगम किससे करती थी? अल्तुनिया से करती थी। अल्तुनिया ने मना कर दिया शादी करने के लिए, कहा कि तेरा भाई मतलब नहीं माना तो क्या होगा? उसने कहा कि आप एक लेटर लिखो। रजिया बेगम ने एक लेटर लिखा था। कहते हैं कुछ जगह इसका वर्णन मिलता है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कि इसने एक लेटर लिखा किसको? बहराम खां को, अपने बहराम खां को, अपने भाई को, कि मुझे मतलब किडनैप कर रखा है और अगर मेरी शादी, मतलब अल्तुनिया ने लिखा कि मैंने इसको किडनैप कर रखा है, अगर इसकी शादी मैं कर लेता हूं तो ठीक है, वरना मारूंगा। तो उसके भाई ने कहा शादी कर लो। बाद में जब उस घुड़सवार को या घोड़े पे बिठाने वाले व्यक्ति को पता लगा ना, तो वो बहराम खां के पास गया, कहा कि मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती, मार डालो। इस तरह से रजिया बेगम को मारा था। याकूत नाम था ना, ठीक है। इस घोड़े पे चढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? याकूत नाम था। तो इस याकूत को बात करें, पता लगा कि तेरी प्रेमिका अल्तुनिया के पास चली गई है, तो उसने बहराम खां के आके कान भर दिए। क्या भर दिए? कान भर दिए। और फिर रजिया बेगम को मार दिया गया। कहाँ पे? कैथल में। ये पूरी कहानी थी, ठीक है। समझ में आई? हाँ, याकूत नाम था, ध्यान में रहे। रफ करूं, आगे चलें बलवन पे। तो रजिया बेगम की बात आप याद रखना। जो रजिया बेगम थी, वो पहली और अंतिम भारत की महिला मुस्लिम शासिका थी। भारत की अंतिम वह पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी। याद हो जाएगा। इसने जो बात करे पर्दा प्रथा, या बात करे जो उस समय मुर्गा वगैरह रखने की तो परंपरा थी, उसको त्याग दिया था, ठीक है। उसको त्याग दिया था इन्होंने। और ये बात करें, पहली और अंतिम क्या थी? महिला मुस्लिम बनी थी शासिका। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम बलबन पे। बलबन, बलबन की बात करें। बलबन, बताइए बलबन ने हरियाणा पे आक्रमण कब किया था पहली बार? बलबन का मैं कार्यकाल बता देता हूं यहाँ पर आपको। 1300, एक मिनट, हाँ 1200 के चल रही है। 1265-66 से लेकर और 1287 तक इन्होंने राज किया था। किसने? बलबन ने, ठीक है। अच्छा, भारत हरियाणा पे पहला आक्रमण, बिल्कुल सही, पीके मोर बिल्कुल सही गया है। बात कब की है? 1248 की। पहला आक्रमण कब किया था हरियाणा पे? 1248 में। राज कब से कब किया? 66 से 87 तक, ठीक है। कई जगह आपको 88 मिलेगा। तो 87 में इनकी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल। 1266 से 87। बलबन की बात करूं मैं,
अपने यहाँ पर हरियाणा में ये आक्रमण किया। बलवन के समय मेयो जाति के लोग, जो मेवात के थे ना, कौन सी जाति के? मेयो जाति के लोग। मेयो जाति के लोग अपने बात करें, बलवन के समय आक्रमण करते थे, इनसे बलवन हो गया दुखी। बलवन ने दुखी होकर 1265 की बात है, हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए थे। हरियाणा के सभी वन कटवा दिए थे लगभग। याद कर लोगे, ये एचएसएससी ने पूछा था कि हरियाणा के सभी वन कब कटवाए? तो बलवन। अच्छा, बलवन का वास्तविक नाम है ना, वो बाहुदीन था। क्या नाम था? बाहुदीन। याद कर लोगे, बाहुदीन नाम से कौन जाना जाता था? तो बाहुदीन नाम से जाना जाता था कौन? बलवन को ही कहते थे। इसने 40 संगठन था, उसका अंत किया था बलवन ने, ठीक है। और इसने 2 प्रणाली भी अपनाई थी ना, ठीक है, ये पेट के बल झुकने वाली, और बात करें इसके अलावा जो पैर धो के है उनको अपने पीने या पैर धोने वाली परंपरा, यानी राजा के सामने सभी झुककर बात करेंगे और पेट के बल सलाम करेंगे, ये भी बलवन ने ही अपनाई थी, सजदा जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, बलवन वाली। और बलवन ने हरियाणा पे 1265 में सभी वन कटवा दिया। आप कहोगे राजा बना 66 में, वन कटा दिए 65 में। तो इससे पहले जो राजा था ना, ठीक है, जो भी इससे पहले राजा था वो इसी बलवन का बनाया हुआ था, और बलवन ही राज करता था उससे पहले भी। तो ये चीज भी याद कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना। हाँ, तो करूं रफ इसको, आगे चले, स्क्रीनशॉट लीजिए। बलवन तक हम पढ़ लिया, 1248 तक हम पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जितने भी लाइव हो, पीके मोर, विनोद कुमार, तो भाई अपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया करो अच्छे से। कर देता हूँ रफ, अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं। 1300 ईस्वी में चलते हैं। यहाँ पे अब सुनिए, अब आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। कौन आ जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह जो तुगलक था, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, अब सुन लीजिए। फिरोज शाह तुगलक 1351 की बात करूं मैं, 1351 में इनके एक बेटा हुआ था, जिसका नाम क्या रखा था? फतेह खां रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? फतेह खां। फतेह खां रखा गया था। ये फतेह हो गया और खां, अलग अलग लिख देता हूं दोनों को। ये लीजिए, फतेह खां। तो फतेह का नाम रखा गया था। उसके बाद 1352 की बात है, फतेह खां के नाम पे फतेहाबाद शहर बसाया। कौन सा? फतेहाबाद शहर बसाया। फतेहाबाद का पुराना नाम पूछे आपसे तो क्या रहेगा? इकदार रहेगा। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? इकदार था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1354 में कौन सा शहर बसाया, तो फिरोजा ए हिसार। कौन सा शहर बसाया? फिरोजा ए हिसार। याद हो जाएगा, फिरोजा ए हिसार। सब हिसार शहर किसने बसाया था? तो फिरोजा ए हिसार बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये चीज हो गई। हिसार शब्द का अर्थ होता है किला या दुर्ग। क्या होता है? किला या दुर्ग होता है हिसार शब्द का अर्थ। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के सिरसा जिले में, फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में, और साथ में बात करें हिसार में, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया। बहुत सारी नहरों का निर्माण भी करवाया। कहाँ कहाँ पे? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये चीजें भी याद करनी है। फिरोज शाह तुगलक ने एक महल बनाया था, इसकी प्रेमिका थी, नाम क्या था? गुजरी। गुजरी नामक प्रेमिका थी, तो गुजरी महल बना दिया उसकी याद में। वो गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल हिसार में है। याद हो जाएगा। गुजरी महल में लाट की मस्जिद भी है। लाट की मस्जिद भी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लाट की मस्जिद भी रहेगी कहाँ पे? गुजरी महल में। बताइए लाट की मस्जिद की ऊंचाई कितनी है? लाट की मस्जिद की ऊंचाई कितनी है? जितने भी देखने वाले हो फटाफट आंसर दीजिए कि लाट की मस्जिद है ये वाली, इसकी जो गुजरी महल में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितने फीट है? ऑप्शन है आपके सामने 15, 20, 22, 25। जल्दी से आंसर दीजिए। 15, 20, 22, 25। 15, 20, 22, 25 आया कि नहीं किसी का आंसर? 22 आया। मौत मौत के करीब विनोद महल है जो विनोद का आंसर 22 आया। नहरों का राजा सबसे कट्टर शासक था, बिल्कुल। हाँ, 22 फीट, 22 फीट। तो आंसर राइट क्या रहेगा दोस्तों? आप सभी गलत लाइन पे जा रहे हो। क्या आएगा? 20 फीट। क्या आंसर देना है? 20 फीट। ऊंचाई कितनी है? 20। बिल्कुल, ममता दहिया ने सही आंसर दिया है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5
5 आंसर गलत आने के बाद और वो भी एक जैसे आने के बाद राइट दिया है, तो मौत के करीब भी बदल गया। ठीक है, तो भाई याद रखना कितना है, 20 फीट इसकी ऊंचाई है लाट की मस्जिद की। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में 4 गेट बनाए थे। क्या बनाए थे? 4 गेट बनाए थे। एक का नाम क्या था? मोरी गेट, तलाकी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट। याद कर लोगे कौन कौन से गेट थे दोस्तों? मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट। ये चारों गेट किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। इतनी भी याद हो जाएगी बात फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य हैं ये वाले, जो एक से एक इंपोर्टेंट है। कंफ्यूजिंग था 20 और 22 में। चलो अभी दूर हो गया। कितना आंसर करना है आपको? एग्जाम आए तो 20 फीट ऊंचाई करनी है। ये चीज अपने लाट की मस्जिद की ध्यान में रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने अंडरग्राउंड जेल भी बनाई थी। गुजरी महल में जाओगे तो आपको एहसास होगा, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है। ठीक है, बस स्टैंड के सामने ही बना हुआ है फिरोज शाह तुगलक जी ने जो गुजरी महल बनाया था वो। सभी तथ्यों का स्क्रीनशॉट ले लिया। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाया, चलो वो भी है, लेकिन ये तो आपसे एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो चीजें मैंने जो इतनी भी लिख रखी है ना, एक से एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, एक से एक इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप जल्दी करके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिरोज शाह तुगलक का हरियाणा में ये इतना योगदान था जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तो चकुंदर घूम रहे हैं उसमें। अच्छा, चकुंदर, ठीक है, चकुंदर बोले या उसमें जो भी है चमगादड़ बोल सकते हैं, वही घूम रहे हैं। तो वही अब तो वही घूमेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो बात थोड़ा ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। कर दूं रफना? तो भाई पढ़ाई शुरू कर दो। अभी मान के चलो आप एग्जाम डेट कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि पेपर अप्रैल में ही हो, मार्च में कम संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप जब भी हो आपको पेपर, आपसे पेपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए एग्जाम डेट कब आए कब ना आए। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में देना है कि बात की जाए कि अपने को कितना याद है और कौन से जो वीक सब्जेक्ट है। मेन बात क्या होता है पता है? एक टीचर क्या करेगा कि आपको पढ़ा देगा, यूट्यूब पे पढ़ा देता है, पेड कोर्स में पढ़ा देगा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे भी, ठीक है, लेकिन आप उतना ज्यादा उतना एक्टिव नहीं रहोगे जितना होना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या है कि जब भी पढ़े, जहां भी पढ़े, बुक में पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, पेड कोर्स में पढ़े, तो एक्टिव रह के पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसे जो भी चीज में जो तथ्य लिख रहा हूं ना, जो भी मैंने कोई नाम लिख दिया, अब जैसे मैंने लिख दिया मुगल, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मुगल का मतलब बाबर हो गया, उसके बाद हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जितने भी इनके व्यक्ति हैं जिनका जैसे भी नाम याद आया अकबर, अकबर का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने करा दिया 1570 में रेड मस्जिद का निर्माण करवाया था जो रेवाड़ी में है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि रेड मस्जिद एग्जाम में आ चुकी है और इससे पूछा है कि किसने निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस तरह मतलब उस तथ्यों पे जाया करो, गहराई तक जाया करो। ये सोचा करो जब आप किताब में पढ़ रहे हो कि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है। हम फॉर्मेलिटी के लिए कि आज 2 पेज पढ़ने हैं, ये 2 पढ़ के ही सोना है, पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लिया, दिल को संतुष्टि मिल गई, किताब रख दी और सो गए। ठीक है, अब सोते टाइम ये भी सोचा करो कि 2 पेज में कितना याद हुआ है। ठीक है, मान लो 2 पेज में 20% तो मेरे मुख जुबानी याद हो गया। आप सोचो कि आपकी बात आ रहा हूँ कि आपको 20% मुख जुबानी याद हो गया। अच्छा, 20-30% आप ऑप्शन देने के बाद कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। यानी 40-50% एक बार याद करते हैं, 40-50% ही याद होता है। डाटा जब भी याद किया जाता है उसको एक बार रिवीजन और किया करो। ठीक है, याद करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा, जितना कुछ याद किया आपने, आपको अगर आपके साथ आपका दोस्त है तो सबसे बेटर है उससे उसको कहो कि मेरे से सुने। ठीक है, जब वो आपसे सुनेगा तो आपको मतलब उस चीज को अच्छे से समझ में आएगी और याद भी हो जाएगी। जो गलती आएगी वो आपको बताएगा तो आपको वो गलती भी याद रहेगी। अगर आपका दोस्त नहीं, आप अकेले पढ़ रहे हो, तो क्या काम किया करो, उसको आप पूरे को याद कर लिया, याद करने के बाद मोटे मोटे तौर पे उसको लिख के देखा करो, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको लिखने से ज्यादा याद होता है। रफ नोटबुक ले लेना एक, और या फिर आप सोते टाइम याद किया करो कि आज क्लास में है ना, कहाँ से क्लास शुरू की गई थी। आज इतिहास की क्लास शुरू हुई थी हरियाणा में, सबसे पहले आपको क्या करवाया गया था। तो वो चीजें आपको उसके बाद स्टेप वाइज याद करना है। जैसे कल मैंने हर्षवर्धन वंश करवाया,
तो वर्धन वंश का स्टार्टिंग से लेके भी पहला राजा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, उसके ये 2 पुत्र पुत्री के नाम क्या थे, उसकी पत्नी का नाम क्या था, मतलब पूरा डाटा। अब खड़े-खड़े भी कहीं भी जा रहे हो, बस में बैठे हो, तो भी याद कर सकते हो ना। तो इन चीज़ों का आप यूज़ करो। सही है ना भाई? ठीक है, सही बात है जी आपकी, पढ़ाते रहो। हाँ, बुक सर जी कब आ जाएगी? विनोद कुमार, बुक जल्दी आ जाएगी। हाँ, आपने जो बात करें अगली 1 तारीख 2 तारीख है, समथिंग समथिंग आ जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन आएगी जैसे ही आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, ठीक है? पूरे हरियाणा को ही पता लग जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, एक बात बताऊँ, उसमें बात करें, वो चीज़ मज़ेदार होती है। अब आपको नौकरी में टाइम लग रहा है, नौकरी जैसे मिलेगी ना, तब देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है? अब आप बताओ कोई काम कर रहे हो, उसमें एकदम से सफलता मिल जाए, तो उतना मज़ा नहीं होता। यानी हार हार ज़रूरी है। अगर आपकी पराजय होगी तब भी आपको जीत का एहसास होगा कि जीत क्या होती है। वो चीज़ है दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मुगल की बात करें, मुगल में बात कर लूँ मैं सबसे पहले बाबर की, इसको रफ कर देता हूँ पूरे को, ऊपर वाले को भी रफ कर देता हूँ। बाबर का हरियाणा में योगदान बात कर लें, मुगल। सबसे पहले आ जाते हैं बाबर पे। ये लो आपके सामने बाबर। बाबर याद रखना, हरियाणा में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बताइए डेट बताइए, पानीपत के युद्ध की डेट क्या है? पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है? इसकी डेट क्या रहेगी 1526 वाले की? कौन-कौन बताएगा? देखते हैं आज मौत के करीब 1526, ये तो मैंने ही लिखा है, ठीक है? हाँ, 21 अप्रैल, सबसे पहले पीके मोर, बिल्कुल राइट गए। क्या आ जाएगा? 21 अप्रैल, याद रखें 21 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल, ठीक है? और 5 नवंबर दूसरा युद्ध हुआ था, वो 5 नवंबर को, तो तीसरा हुआ था 14 जनवरी को। तीनों लिख दूं? दूसरा युद्ध लिखूं यहाँ पानीपत का सेकंड, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तीसरा हुआ था, उसकी डेट क्या है? 14 जनवरी 1761, ठीक है? 1761। ये 3 युद्ध हुए थे, ठीक है? तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। 26, 56, 61 तो याद है आपके, लेकिन यहाँ 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 5 नवंबर और 14 जनवरी हो जाएंगे ना याद? तीनों के तीनों याद होने चाहिए। अब हम पहले बाबर की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम इब्राहिम लोदी व, अपने बात करें, इब्राहिम लोदी व साथ में कौन था? बाबर। इन दोनों का ये युद्ध हुआ। जीता कौन? बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। कहाँ है इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में है। काबुल कहाँ है? पहले आराम बाग आगरा में दफनाया गया, बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसे इसने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद काबुल में दफनाया जाए, तो काबुल में है। दोनों के मकबरे आ गए, ठीक है। अच्छा, युद्ध हुआ था इसमें, अपने ये युद्ध, आप एक चीज याद रखना, युद्ध कहाँ हुआ था पता है? ये वाला युद्ध, ये काला अम्ब नामक जगह पे। पानीपत के युद्ध की अगर जगह पूछी जाए तो कौन सा करेंगे? काला अम्ब नामक जगह। यानी एक आम का पेड़ था, उसे वो काला पड़ गया तो काला अम्ब नाम दिया गया। ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाबर ने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। बताइए कौन सी मस्जिद बनाई थी? काला अम्ब, बिल्कुल काला अम्ब याद रखना। हाँ, बाबर ने अपनी पत्नी की याद पे एक मस्जिद बनाई, पहले युद्ध की जीत की खुशी में। वो उस मस्जिद का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी देख रहे हो 15 लाइव आ चुके हो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। मतलब एक्टिव हो दोपहर दोपहर के टाइम भी। तो भाई आज संडे है, संडे का पूरा फायदा उठाना, बिल्कुल। काबुली बाग मस्जिद, नाम क्या रहेगा? काबुली बाग मस्जिद। तो ये लो, काबुली बाग मस्जिद। जो काबुली बाग मस्जिद है वो किसने बनाई थी? वो बाबर ने बनाई थी। काबुली बाबर की पत्नी का नाम था। इस युद्ध की खुशी में, जीत की खुशी में बाबर ने बनाई थी। आपको पता है कि हरियाणा में बाबर को लगभग 1530 की बात है, जब मौत हुई थी बाबर की, उससे थोड़ा सा पहले की। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था, जींद साइड का या बात करें, तो उसने रोकने की कोशिश की थी बाबर के ने जो आक्रमण किया था, उसको दबाने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है? काबुली बाग आ गया। बाबर को हरियाणा में आक्रमण करने से किसने रोका था? ये एचएसएससी का आया हुआ प्रश्न है भाई। मोहन सिंह मंडर, मंदर नहीं है, ये भी मंडार है,
टाइपिंग में मिस्टेक है। बालक जो क्या लिख रखा है, ग्रामीण बालक। तो मोहन सिंह, ध्यान में रहे, मोहन सिंह भंडार, ठीक है। मोहन सिंह भंडार है, इसने क्या किया था, इसने अपने जो ये बाबर था, ये आक्रमण कर रहा था हरियाणा पे, 1530 की समथिंग की बात है। इसने रोकने की कोशिश की थी बाबर को। तो मोहन सिंह भंडार वाली बात ध्यान में रही। अच्छा, एक बात और बताइए, हसन हसन खां मेवाती, जो विनोद महल ने लिखा है उसकी बात बता देता हूं, सुनो। हसन खां मेवाती, कल मेवात जिला क्या था तब भी बताया था भैया। हसन खां मेवाती, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। और इसके साथ किसके साथ हुआ था? तो साथ में बाबर, ठीक है। राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच एक T20 मैच हुआ 1527 में। इस T20 मैच में क्या हुआ था, राणा सांगा ने सोचा कि एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ले लेते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफी कठोर है। 10 साल रणजी खेलने के बाद उसके बाद करे वनडे ओडीआई में उसका सिलेक्शन होता है। हरियाणा में, भारत में क्या है कि आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, पैसे दे 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 लेके जैसे भी आईपीएल खेल लिया, 4-5 छक्के मार दिए, ठीक है, 50-100 रन 2-3 बार मार दिए, उसका सिलेक्शन वनडे में। और भारत की टीम क्या है, तभी कई बार हारती है। ऑस्ट्रेलिया का रूल क्या है, 10 साल रणजी खेलनी पड़ेगी, 10 साल रणजी खेलेगा तभी जाएगा। तो इसने सोचा, राणा सांगा ने, कि एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का लिया जाए। और वो कौन सा खिलाड़ी लिया था? हसन खां मेवाती। यानी याद करना है आपको, हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में 1527 में जो हुआ था, किसका साथ दिया था दोस्तों? राणा सांगा का साथ दिया था। साथ दिया, फिर भी बाबर ने क्या कर दिया? हसन खां मेवाती को मार दिया, और राणा सांगा भी इसमें मृत्यु हो गई थी। याद हो जाएगा। राणा सांगा के कहते हैं कि पूरे शरीर पर लाखों छेद हो चुके थे, फिर भी ये लड़ा था। तो ये याद रखना, बाबर ने इन दोनों को मार दिया। खानवा के युद्ध में 1527 में जो हुआ था, हसन खां मेवाती मेवात की साइड का था, मोहन सिंह भंडार जींद का था, ठीक है। मोहन सिंह भंडार का संबंध आपसे पूछा जाए जींद, और हसन मेवाती का पूछा जाए तो इसमें नाम भी मेवात है, तो मेवाती यानी वर्तमान का नू जिला। याद कर लोगे इतने तथ्य। सर ये बाबर के खिलाफ नेता था जी, ठीक है, लड़ा था है भाई। नेता क्या लिखा है, बाबर के खिलाफ लड़ा था कौन? हसन खां मेवाती राणा सांगा का साथ देकर बाबर के खिलाफ लड़ा था। तो ये बाबर से संबंधित तथ्य हैं हरियाणा में जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, और बताता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बाबर ने क्या किया था, बाबर ने कुछ जो जितने भी इसकी रियासत थी, जहां जहां इनका राज था, उसको अलग अलग परगनों में, या बात करें सरकार में, डिवाइड कर दिया था अलग अलग। जैसे बात करें, एक पार्ट बांटा था सरहिंद, सरहिंद सरकार में, ये बाबर के बांटे हुए हैं भाई, ठीक है, सरहिंद सरकार ने। नंबर 2 बात करें, मेवात सरकार, मेवात सरकार। नंबर 3 बात करें, इसार सरकार। कौन सी? इसार सरकार। और नंबर 4 बात करें, तो नंबर 4 हो जाएगा अपना दिल्ली सरकार। कौन सी? दिल्ली सरकार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाबर ने सबसे पहले ये डिवाइड किए थे। बाबर के बाद आया था कौन? हुमायूं। तो बाबर के बाद आया था हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया, ये जो 4 रियासत थी, इनको अपने भाइयों को बांट दी। एक तो बात करें रियासत ये जो थी, अपने दिल्ली तो खुद रखते थे, वो तो थी। सरहिंद की रियासत थी, वो हिंदयाल खां को दे दी। किन्हें दे दी? हिंदयाल, हिंदयाल खां को। उसका भाई था हिंदयाल खां, उसको। और ये जो मेवात और हिसार की थी, ये किसे दे दी थी? कामरान को। ये भी इसका हुमायूं का भाई था, कामरान को। तो याद रहे, कामरान को कौन सी रियासत दी थी? मेवात और हिसार। और सरहिंद की किसे दी थी? हिंदयाल को। इस तरह से हुमायूं ने ये बांटी थी, और बाबर ने स्टार्टिंग में ये भागों में बांटा, और हुमायूं ने अपने भाइयों को दे दिया। इस तरह से आपको ये चीज हुमायूं के बारे में ध्यान में रहे। हुमायूं की बात करें ना, हुमायूं की लड़ाई हुई थी हरियाणा के अपने बात करें शेरशाह सूरी से। नाम क्या था? शेरशाह सूरी। तो ये लो, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की बात बता देता हूं आपको। शेरशाह सूरी, देखिए, शेरशाह सूरी, इसका संबंध हरियाणा के कहां से था? नारनौल से था।
हरियाणा के कहां से था दोस्तों इसका संबंध? नारनौल से। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद नाम था। बचपन का नाम क्या था? फरीद नाम था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की कहानी बताता हूँ। हरियाणा के नारनौल से इनका संबंध हो गया, बिल्कुल नारनौल आएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदयाल को मेवात दीजिए। हिंदयाल को, एक मिनट क्या बोल दिया मैंने? ठीक है भाई, हिंदयाल को मेवात दी थी। ये थोड़ा सा यहाँ इस तरह, ये याद कर लेना। और ये बीच वाला हो जाएगा ना, ये वाला इस तरह, ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ, हिंदयाल को मेवात की दी थी, सर हिंद की और हिसार की किसे मिली थी? कामरान को। अब तो ओके है, ठीक है। अब देखिए आगे, कई बार निशान यहाँ लग जाता है और जल्दबाजी में बोला जाता है। तो मेवात सरकार है वो हिंदयाल को है। अब सुन लीजिए, शेरशाह सूरी की बात करें, बचपन का नाम क्या था? फरीद। हरियाणा के कौन से जिले से संबंध था? नारनौल। और नारनौल को पहले नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। नारनौल का पुराना नाम क्या है दोस्तों? नर राष्ट्र। तो ध्यान में रहे, नर राष्ट्र के नाम से किसे जाना जाता था? नारनौल को। आपको मैं साथ साथ में पुराने नाम भी करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे फतेहाबाद का क्या था? इकदार था। उसी तरह से नारनौल का क्या था? नर राष्ट्र था। याद हो जाएगा, नर राष्ट्र। तो बताइए, महेंद्रगढ़ में पड़ता है ना नारनौल, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं जी, जल्दी से कमेंट कीजिए कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का पूछ रहा हूं मैं। नंदीग्राम, नंदीग्राम, नर राष्ट्र नंदीग्राम एक ही बात है। नंदीग्राम इसे ही कहते हैं, नंदीग्राम, ठीक है। बताइए, महेंद्रगढ़ का क्या था? कानोड़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आएगा? कानोड़। तो महेंद्रगढ़ में पड़ता है नारनौल, उसका नाम क्या था महेंद्रगढ़ का? कानोड़। यहाँ लिखूं, कानोड़। ये किसका नाम था दोस्तों? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था कानोड़। तो ये इतनी चीजें हो गई। अब आप शेरशाह सूरी की कहानी सुनिए। बचपन का नाम क्या था? फरीद। फरीद चला गया कहाँ पे? फरीद चला गया बिहार में। और बिहार में एक राजा था जिसका नाम क्या था? बहार खां। क्या नाम था? बेहार खां। बेहार खां, याद हो जाएगा। बेहार खां नाम था। इसके नौकरी कर ली किसने? शेरशाह सूरी ने। और बाद में क्या हुआ? शेरशाह सूरी यहाँ नौकरी करने लग गया और धीरे धीरे, इसका कोई लड़का नहीं था बहार खां का, वहां मतलब क्या हो गया कि छाने लग गया। और सभी में कोई भी काम हो जिसमें फरीद आगे रहता था। एक बार की बात है, बहार खां और फरीद घूमने हुए जंगल में गए हुए थे, वहां एक शेर आ गया। शेर को एक ही वार में है ना, उसके दो टुकड़े कर दिए शेरशाह सूरी ने। तब बहार खां ने उपाधि दी थी, कौन सी? शेरशाह की उपाधि। यानी अगर यहाँ आपसे पूछा जाए, फरीद को शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? बहार खां ने दी थी। लेकिन शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण कब की थी? तो शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि जब युद्ध होता है ना, चौसा का युद्ध, उस चौसा के युद्ध को जीतने के बाद ही धारण की थी। आपको पता है, चौसा का युद्ध और कनौज और बिलग्राम का युद्ध, दो युद्ध हुए थे। किसके साथ हुए थे? शेरशाह सूरी के युद्ध हुए थे हुमायूं के साथ। दोनों ही कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। तो ये शेरशाह सूरी की कहानी है। शेरशाह सूरी के दादा का नाम पता है क्या था? इब्राहिम सूरी। शेरशाह सूरी के दादा का नाम क्या था? इसके दादा थे इब्राहिम सूरी। तो ये लो, इब्राहिम इब्राहिम सूरी। तो एक चीज याद रखना, इब्राहिम सूरी यहाँ लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखा था जो बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी वो इब्राहिम लोदी था। तो ये जो इब्राहिम सूरी आपको दिखाई दे रहा है, इब्राहिम सूरी शेरशाह सूरी का क्या था? दादा था। इसका मकबरा कहाँ बनाया था शेरशाह सूरी ने? तो नारनौल में बनाया था। कहाँ बनाया था दोस्तों? नारनौल में। इब्राहिम सूरी, सूरी वंश का, शेरशाह सूरी का, तो नारनौल, ठीक है। इब्राहिम लोदी, तो बाबर के साथ युद्ध हुआ, तो कहाँ पे? पानीपत में। ये चीजें याद कर लोगे ना आप अच्छे से, इनको मतलब अच्छे से आपको कवर करना है। घंटा होने वाला है क्लास को। और अपनी बात करें, बिल्कुल फटाफट हमने हरियाणा जी के पढ़ी है, और इस तरह से 2-3 क्लास घंटे घंटे की और दूंगा। हरियाणा जी के का जो इतिहास है उसका काम तमाम कर देंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको पूरी की पूरी याद करनी है। आज हमने हुमायूं तक पढ़ लिया। अब आपको पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच पहला युद्ध जो हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। वो युद्ध, उस युद्ध का नाम क्या है? 1539 वाले युद्ध को क्या कहते हैं? पहले 39 वाले युद्ध का नाम बताएंगे, फिर 40 वाले का बात करेंगे हम।
क्या नाम है दोस्तों? आया किसी का कमेंट? सर जी एक दिन सभी इम्पोर्टेंट डेट करवा दो प्लीज, कलर का एग्जाम है 23 वाली मॉर्निंग शिफ्ट को। वे 28 को तो मेरा खुद का ही है, ठीक है। तो आपको मैं टॉपिक बता सकता हूँ, जो टॉपिक याद करने हैं। बाकी अगले पेपर तक, जब पेपर होगा अगला, ठीक है, तब तक आपको मैं करवा दूंगा। पहले सुन लीजिए ये वाली बात। 1539 में युद्ध हुआ था कौन सा? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध याद हो जाएगा। उसके बाद बात करूं, 1540 में युद्ध हुआ था बिलग्राम, बिलग्राम या कनौज का युद्ध। बिलग्राम या कनौज का युद्ध। अच्छा, दोनों में ही कौन जीता? दोनों में ही शेरशाह सूरी जीते। कौन जीता था दोनों में ही? शेरशाह सूरी जीता था। इतनी बात याद कर लोगे। दोनों युद्धों में कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता था। दोनों ही युद्ध किसने किसके साथ हुए थे? तो हुमायूं के साथ हुए थे। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में बात करें हम, जो हुमायूं था, हुमायूं वो कहाँ भाग गया था? हुमायूं भागता भागता अपने फतेहाबाद में पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में कुछ टाइम रुका था। और फतेहाबाद में इसने बात करे अपने जो सबसे पुरानी हवेली है, सबसे पुरानी हवेली, हवेली फतेहाबाद में बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। यानी हुमायूं की हवेली आ जाए, हुमायूं की हवेली आ जाए तो कहाँ है? हुमायूं की हवेली फतेहाबाद में है। इतनी चीज हो गई। हुमायूं से संबंधित हमने सभी पॉइंट पढ़ लिए हैं। हुमायूं चला गया भारत से बाहर, और वहां पे जाके हामिदो बानो बेगम से शादी कर ली। किसी के घर में रहने लग गया। और वहां पे एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या था उसका? हामिदो, हामिदो बानो बेगम। उनके घर में रहते हुए उस लड़की से प्यार हो गया। उन्हीं के घर में हामिदो बानो बेगम, याद हो जाएगा। इन दोनों की शादी हो गई। और शादी के बाद मैं बात करूं, 1542 में, 1542 में इनके एक लड़का हुआ, जिसका नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था दोस्तों? अकबर। तो इस तरह से अकबर हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और अकबर की माँ का नाम क्या था? हामिदो बानो बेगम। हो जाएगा। 1542 की बात है जो अकबर का जन्म होता है। 40 में यहाँ से ये भाग निकला था। ठीक है भाई, इतनी चीज हो गई। ठीक है, हुमायूं की बात कर लूं थोड़ी सी और मैं। हुमायूं ने यहाँ पे शेरशाह सूरी ने, क्योंकि ये हरियाणा का है, शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक राज किया था। कब तक, कब से कब राज किया था? 40 से 45। शेरशाह सूरी की मृत्यु एक दुर्ग है जिसका नाम है कालिंजर, कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग फटने से हुई थी। इसमें तोप था, कालिंजर दुर्ग में तोप था। उस तोप को चलाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए माननीय श्री शेरशाह सूरी आए थे। ठीक है। अगर नेताओं का इस तरह से बात करें, अभी वर्तमान में होने लग जाए ना, तो बड़ा बढ़िया काम हो। ठीक है, जितने भी बेईमान नेता है उनको बोल दे कि यहाँ पे उद्घाटन कीजिए और तोप फट जाए। ठीक है, इस तरह ये आया यहाँ पे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जैसे ही तोप चलने लगा, तोप फट गई और कालिंजर दुर्ग में ही तोप थी। अब बताइए, इस दुर्ग में ये तोप पड़ी है, इसको शेरशाह सूरी यहाँ आके चलाएगा। सात चारों और बारूद ही बारूद पड़ा है। ठीक है, तो ये बताइए दुर्ग सारे के सारे नहीं फटेगी क्या? एकदम फटेगी। इस तरह से कौन से राजा की दुर्ग फटने या तोप फटने से मृत्यु हुई थी? तो तोप फटी या दुर्ग फटी? पहले तोप फटी फिर दुर्ग फटी। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है। तो ये शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के बारे में ये तथ्य आपको याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हेमू और अकबर के बारे में, हरियाणा में योगदान। या अभी करवा दूं? एक बार बताना भी जल्दी से, अभी कर ले लगती चलती क्लास में, बता दो एक बार फटाफट। अभी करना है तो अभी करवा देता हूं। विनोद, धन्यवाद भी आपका। ठीक है, तो एक बार बताइए, अभी और पढ़ना, कब पढ़ने का मन कर रहा है, या आपको ऑफलाइन क्लास बना के डाल दूं? यस यस, कर लेते हैं। और बताइए, जितने भी लाइव वो 12 12 के 12 कमेंट आने चाहिए, तब पढ़ाऊंगा और आगे। अभी चलने दूंगा। अभी करवा दो, करवा दो, ठीक है करवा दो।
4 हो गए, 5 हो गए। रितु है, रितु भी आई हुई है, लाइव क्लास भी लेती है। पीके मोर, इसमें से पढ़ने वाले बच्चे बताऊं कौन कौन है? मौत का करीब है, हवाई जहाज है, ये हर जगह मौजूद होते हैं। और रितु भी पढ़ती है, पीके मोर भी बहुत बार मैंने देखा है। और जयवीर गिल है, ये भी ठीक ठाक पढ़ता है। साहिल राहुल, ये साहिल रूहुल है क्या? ये भी ठीक पढ़ता है। और विनोद को मैंने कम देखा भाई, ठीक है। बाकी आप जितने भी हो एक्टिव रहा करो जब भी क्लास आए, क्योंकि ये मेरी नजर में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा मतलब ये आते ही बार बार यही है मतलब जब भी कमेंट भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप भी पढ़ा करो। चलो अभी कर लेते हैं, आगे करवा देता हूं। हुमायूं तक कंप्लीट है, हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई? हुमायूं हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी कालिंजर दुर्ग फटने से। कौन सी आपने, सॉरी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी कैसे? पेड़ियों से, सीढ़ियों से गिरने के बाद। यानी हुमायूं है ना, दीनपना नामक एक भवन था, नाम क्या था? दीनपना भवन। दीनपना भवन से हुमायूं नीचे उतर रहा था उस समय, रात को पढ़ते समय। तो नीचे सीढ़ियों से पैर पैर था उसका, वो फिसल गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? हुमायूं की। हो जाएगा याद। हुमायूं ने है ना 1555 में एक युद्ध भी लड़ा था, एक युद्ध भी लड़ा था जिसे सरहिंद की युद्ध कहते हैं। सरहिंद, सरहिंद की लड़ाई। अगर आपसे पूछे जाए सरहिंद की लड़ाई कब हुई, तो सरहिंद की लड़ाई 1500 अपने 55 में हुई। किसके साथ हुई थी? इसकी बात करें, हुमायूं। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, किसके साथ हुई थी सरहिंद की लड़ाई? हुमायूं और सिकंदर के बीच। ठीक है, वो सिकंदर नहीं है, ये सिकंदर और है, इतना याद करना, ये सिकंदर है और है। ठीक है, सिकंदर है और है, सिकंदर लोदी कर सकते हैं हम। ठीक है, सिकंदर लोदी, ठीक है, इनके बीच हुई थी। तो किन किन की लड़ाई? सिकंदर लोदी और हुमायूं के बीच एक लड़ाई होती है 1555 में, जो कि सरहिंद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सर जी मैं बाद में देखता हूँ आपकी सभी क्लास। अच्छा विनोद बाद में देखते हो, बहुत बढ़िया। तो इतना हो गया, यहाँ तक कर लिया हमने। हुमायूं के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली है, जितने भी पर्सन थे। हुमायूं है ना दोबारा राजा बन जाता है, याद रखना, दोबारा राजा बन जाता है 1556 में। और कुछ एक समय राजा रहता है, उसके बाद हुमायूं की हो जाती है मृत्यु 56 के अंदर। मृत्यु कब हुई? 56 में हुई थी। और 56 में राजा बनता है कौन आगे? अकबर। राजा कौन बनता है? अकबर। कब बनता है? अकबर 1556 में। ठीक है, इसका रक्षक कौन था? इसका रक्षक कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। अकबर का रक्षक कौन था? बैरम खां। नाम क्या था व्यक्ति का? बैरम खां, सेनापति जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, कौन था? बैरम खां। तो 1556 में 5 नवंबर की बात थी, 5 नवंबर की। और पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, पानीपत की सेकंड लड़ाई। इसमें बात करें, हेमू और बैरम खां मैदान में लड़ते हैं। बैरम खां मतलब अकबर का सेनापति। लड़ाई तो अकबर और हेमू की थी, लेकिन भेजा किसे था? बैरम खां। अकबर बहुत तेज बंदा था, आधी सेना तो अपने घर रखता था, आधी सेना युद्ध के लिए भेज देता था। अब जैसे युद्ध होता था आपस में, ठीक है, तो थक जाते थे सैनिक, आधे मर जाते, आधे थक जाते थे। पीछे से अपने जो थे बाकी सैनिक छोड़ देता था। ठीक है, यानी भूखे शेर को छोड़ने वाली बात थी पीछे से। इस तरह से ये अकबर जितने भी युद्ध जीता था ना, अकबर जो महान है, राजस्थान में एक चैप्टर का नाम जिसका बदल कर महाराणा प्रताप महान रखा गया है। ठीक है, वो चीज वो अकबर है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अकबर को, इसके बारे में डीपली से। और अकबर ने 1570 में 1570 में रेवाड़ी में रेवाड़ी में रेड मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी इसके समय हुआ था रेड मस्जिद का निर्माण। एक बात याद कर लोगे, ठीक है, कौन सी? रेड मस्जिद का। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले, फरीदाबाद जिले के रहने वाले, अपने बात करें, कवि सूरदास, कवि सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। बताइए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दो ही नाम का नाम है, दो ही अक्षरों का नाम है, जल्दी जल्दी बताइए। हेमचंद्र विक्रमादित्य। बता देता हूं, हेमू
हेमू अंतिम विक्रमादित्य कौन सा विक्रमादित्य? 14वां विक्रमादित्य था। कौन सा? 14वां विक्रमादित्य था, जो उपाधि धारण की थी। और इसे हेमू को हेमचंद्र नाम से जाना जाता है, हेमचंद्र नाम से। बताइए कौन सा गांव था? सीही गांव, बिल्कुल सीही। सही राइट आंसर क्या है? सूरदास का गांव कौन सा था? सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। सूर सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है, सूर सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। 14वां विक्रमादित्य, अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू हेमचंद्र। हेमू हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखता था? रेवाड़ी से संबंध रखता था। हेमू रेवाड़ी में है ना, एक नमक का व्यापारी था। ठीक है, किसका व्यापारी था? नमक का कारोबार करता था हेमू। बाद में राजाओं के संपर्क में आया और यहाँ पे अपनी खुद की सेना बना के किसके साथ लड़ा था? अकबर की सेना के साथ, बैरम खां के साथ लड़ा था। इसमें हेमू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, हेमू मारा जाता है। हेमू के बात करें, एक तीर लगता है जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हेमू का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से रहेगा दोस्तों? रेवाड़ी से रहेगा। कहाँ से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। ये चीज आपको नोट करनी है। हो जाएगा। हाँ, नमक का व्यापारी था, नमक का व्यापार करता था कौन है? हेमू। तो ये चीजें अकबर से संबंधित तथ्य हैं जो हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे। लड़ाई वाली बात रहेगी, और इधर हेमू के इतिहास के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सूरदास इसके समकालीन, ये तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि सूरदास समकालीन थे इसके। अच्छा बताओगे कोई कि भारत का कालिदास, कालिदास किसके समकालीन, किस राजा के समकालीन था? बताइए, कालिदास किस राजा के समकालीन था? कालिदास किस राजा के समकालीन था? कोई बताएगा, करेगा कमेंट? आज देखते हैं कौन पढ़ता है, अब पता चलेगा असली। कालिदास किसके समकालीन? हरियाणा से कोई संबंध नहीं है कालिदास का, पर आप ये बता सकते हो कि बताइए कालिदास किसके समकालीन थे? सूरदास जहाँ सेक्टर 7 है वहां मेट्रो मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुरसमान रखा गया। ठीक है, सुरसमान रखा गया है, बहुत बढ़िया है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तुगलक कहाँ आ जाएगा? आप कहाँ चले गए? तुगलक के समय थोड़ी था। ऑप्शन देता हूं आपको, दो ही, दो ही ऑप्शन देता हूं। कनिष्क, एक व्यक्ति का नाम है कनिष्क, एक व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ए या बी? ए या बी? ए या बी? झूठ नहीं बोलेगा। ए या बी? सोच लेना, ठीक है, करते रहना कमेंट। भाई 13 लाइव चल रही हो, अभी तक एक का भी राइट नहीं आया। बदलने लग गए हवाई जहाज, कभी तो ए कहता है कभी बी कहता है। मौत के करीब। ना ना, हवाई जहाज ने तो एक आंसर दिया। ठीक है, ध्यान में रखना, इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास किसके समकालीन थे, कालिदास की बात हो रही है ना, ठीक है, तो आंसर बी रहेगा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट नोट डाउन करनी है, बी रहेगा। हाँ, बी होना चाहिए। बाकी अगर आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते। किसी को कोई डाउट हो पूरी क्लास में तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पूरी क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो एक बार कमेंट कीजिए। मैं आपकी सभी की कमेंट देख रहा हूँ। आज की क्लास समाप्त हो चुकी है, और कमेंट है जो भी, उसमें आप कर सकते हो कि हमें इस क्लास में इस प्रश्न में डाउट था, किताबों में कुछ और दिया हुआ है, तो उसका भी समाधान है अभी जल्द ही निकाब के सामने निकाल दिया जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
हाँ, चलो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जब भी क्लास होगी आपको 10 से 15 मिनट पहले सूचित किया जाएगा भाई, ठीक है। कोशिश करूंगा आगे से जब क्लास होगी तो आपको आधे घंटे या 40 मिनट पहले बता दूं, ताकि आप सभी एक्टिव रहो और क्लास देखने आ जाओ।